अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी वर्ल्ड। आज हम MGT 402 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ये लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा और एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। सो एंड तक जरूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट असल में वो बेसिक यूनिट होती है जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसे पता होना चाहिए कि एक यूनिट बनाने पर कितनी कॉस्ट लग रही है। ये यूनिट प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे कि एक पेन फैक्ट्री में एक पेन, बेकरी में एक ब्रेड या बेवरेज कंपनी में एक बोतल। इसका पर्पस ये होता है कि कॉस्ट को एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। इन A cost unit is a unit of product or service for which cost is measured। ये मैंने वन लाइन डेफिनेशन ऐड की है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आप इसको एग्जाम में भी ऐसे ही याद कर सकते हो। MCQs के लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म है कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर वो डिपार्टमेंट या लोकेशन होती है जहाँ कॉस्ट इंक्योर होती है, लेकिन वो डायरेक्ट प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। यहाँ का मेन काम होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल, पैकेजिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट पैक करता है, ये कॉस्ट क्रिएट करता है लेकिन डायरेक्टली रिवेन्यू नहीं देता। जैसे कि कंपनी सेंटर्स को यूज़ करती हैं ताकि वो देख सकें कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है। In one line definition, a cost center is a location where costs are incurred। इसके एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे वर्कशॉप इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ऑटो सर्विस डिपार्टमेंट, तो ये सारे कोस्ट सेंटर कहलाते हैं। अब जो थर्ड टर्म है वो है रिवेन्यू सेंटर। अब रिवेन्यू सेंटर क्या होता है? रिवेन्यू सेंटर वो होता है जहाँ सिर्फ सेल्स जनरेट करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ के मैनेजर का फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू आए, लेकिन वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ले लें, सेल्स डिपार्टमेंट का काम सिर्फ बेचना होता है, उनका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये रिवेन्यू सेंटर का काम होता है। इन वन लाइन डेफिनेशन अगर हम देखें तो रिवेन्यू सेंटर इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक रिवेन्यू। तो उनका काम होता है रिवेन्यू जनरेट करना, बेचना। इसके एक और एग्जांपल में फैक्ट्री आउटलेट भी होता है जहाँ पे फैक्ट्री के हम सामान बेचते हैं, सामान बेचा जाता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर में मैनेजर रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों को कंट्रोल करता है। यानी इसका मेन टारगेट होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो। नाम से जाहिर है कि प्रॉफिट सेंटर है। सिंपल डिफरेंस ये होता है कि रिवेन्यू सेंटर सिर्फ सेल्स करता है और प्रॉफिट सेंटर में सेल्स और कॉस्ट कंट्रोल दोनों को देखा जाता है। इसकी वन लाइन डेफिनेशन देखी जाए तो प्रॉफिट सेंटर इज अ सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट। यानी ये प्रॉफिट जनरेट करने का जिम्मेदार होता है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट सेंटर सबसे एडवांस लेवल होता है जहाँ मैनेजर के पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का भी कंट्रोल होता है। ये डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि ज़्यादा रिटर्न मिले। ये सारा पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट सेंटर में डिसाइड किया जाता है। इसमें परफॉर्मेंस को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मेजर भी किया जाता है ताकि पता चले कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करने पे कहाँ से हमें ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा, ज़्यादा बचत है कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इन वन लाइन डेफिनेशन में अगर हम देखें तो एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ सेगमेंट वेयर द मैनेजर कंट्रोल्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वो फैसले करता है कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ ना किया जाए, जहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, वहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है। रेलिवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? रेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जो फ्यूचर में चेंज होती है और डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है। ये सिर्फ तब इम्पोर्टेंट होती है जब हम कोई डिसीजन ले रहे हों। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, अगर आपको सप्लायर्स में चूज़ अगर आप सप्लायर्स अगर आप 2 सप्लायर्स में चूज़ कर रहे हैं, तो उनकी प्राइस डिफरेंस रेलेवेंट कॉस्ट है। तो यही होता है कि रेलेवेंट कॉस्ट में आपने फ्यूचर के मुताबिक आपने डिसीजंस लेने हैं। यानी चेंज होती रहती है अक्सर। अगर वन लाइन डेफिनेशन देखें तो रेलिवेंट कॉस्ट इज़ अ फ्यूचर कॉस्ट दैट चेंजेस विद द डिसीजन। तो हमारे फैसले के मुताबिक चेंज होगी। इसकी एग्जांपल्स में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट विद चेंजेस विद इन एन अल्टरनेटिव्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब कुछ शामिल होते हैं। आगे नेक्स्ट देखें, इररेलेवेंट कॉस्ट। अब इररेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। चाहे आप डिसीजन चेंज करें या ना करें, ये कॉस्ट सेम ही रहती है। अगर आपको इजी वर्ड में एक एग्जांपल दूँ, जैसे पास्ट में हमने खरीदी हुई कोई बिल्डिंग की कॉस्ट, अगर हमने बिल्डिंग की कोई कॉस्ट पास्ट में खरीदी हुई है तो उसकी कॉस्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी हमारे प्रेजेंट के डिसीजंस में। इन वन लाइन डेफिनेशन, इररेलेवेंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट इफेक्ट दैट डिसीजन। तो हमारे फैसला साजी करने पर कोई असर नहीं डालती, ये इररेलेवेंट कॉस्ट कहलाती है।
अब आ गया है हमारे पास संक कॉस्ट। अब संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी पास में हो चुकी है और वापस नहीं आ सकती। इसलिए डिसीजन मेकिंग में इसे इग्नोर किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हर संक कॉस्ट होती है वो इररेलेवेंट होती है। इसीलिए इसको डिसीजन में शामिल किया ही नहीं जाता। इन वन लाइन डेफिनेशन अगर हम देखें, संक कॉस्ट इज़ अ पास्ट कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, वो पास्ट में हो चुकी होती है, जो वापस नहीं आ सकती। अब आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, मौका मौका प्रस्त यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो आप एक ऑप्शन चूज़ करते वक़्त दूसरा ऑप्शन छोड़ देते हैं। यानी आपको एक 2 ऑप्शन से आप में से एक चूज़ कर लेते हैं, दूसरा को छोड़ देते हैं। यानी जो बेनिफिट आप मिस कर देते हैं, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपॉर्चुनिटी की लागत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉब करने की वजह से आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते, तो हमारी अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है। अगर वन लाइन डेफिनिशन में हम देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is a benefit sacrificed by choosing one alternative over another। यानी हम दो अल्टरनेटिव में से एक चूज कर लेते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। अब अगली टर्मिनोलॉजी प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में लगती है। जैसे सिंपल है, यानी इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाती है। जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होता तब तक ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होगी। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री का ओवरहेड। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड आउट होती हैं। इन वन लाइन डेफिनेशन में अगर हम इसको देखें तो प्रोडक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट इंक्योर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। यानी वो प्रोड्यूस यानी जो हमारी चीज़ें बनाने के लिए, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट लगती है, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड कॉस्ट। अब पीरियड कॉस्ट क्या होती है? पीरियड कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती और डायरेक्टली एक्सपेंस हो जाती है। ये इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती। फॉर एग्जांपल, ऑफिस का रेंट है, एडमिन के एक्सपेंसेस हैं, ये सब कुछ डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन डायरेक्टली देखिए हमारे पे भी ये कॉस्ट ऐड आउट होती हैं। यानी वन लाइन डेफिनेशन में अगर हम इसको देखें तो पीरियड कॉस्ट इज अ कॉस्ट चार्ज टू अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे 1 महीने के बाद एक ऑफ़िस का रेंट हमें देना होता है, एक पीरियड नाम से ज़ाहिर है कि एक वक़्त के बाद, यानी कुछ पीरियड्स के बाद, जैसे 1 महीने के बाद हमें रेंट देना पड़ता है, एडमिन के कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये सब कुछ पीरियड कॉस्ट में ऐड होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होती है जो एक्चुअल में परचेज़ के वक़्त पे की गई हो, चाहे बाद में मार्केट वैल्यू चेंज हो भी जाए, हिस्टोरिकल कॉस्ट सेम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, जैसे हमने एक बिल्डिंग परचेज़ की है 4 मिलियन में, हैज़ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 बिलियन, इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ 4 मिलियन। तो ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट सेम ही रहती है। वन लाइन डेफिनेशन में अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ एक्चुअल कॉस्ट इनक्योर्ड एट द सेम टाइम एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी जो हमें खरीदते वक़्त जो उस चीज़ की कीमत है, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास वो होती है जो कंपनी पहले से एस्टिमेट करती है। इसे कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, जो एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। यानी हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जैसे कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट को बनाने, तो हम उसका कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हमने इसको इस प्राइस पे सेल करनी है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। उसको हम फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, यानी इसको पहले से इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसमें डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती, लेकिन आप कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, ये हिडन कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अपना बिजनेस में अपना टाइम लगाना, तो ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है हमारे लिए। इन वन लाइन डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट कैश पेमेंट, जिसमें हम डायरेक्ट कैश पेमेंट यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो ये भी हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट के बिल्कुल बरअक्स है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जिसमें एक्चुअल पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे सैलरी, रेंट, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, ये सारा कुछ एक्सप्लिसिट कॉस्ट में शामिल होते हैं। वन लाइन डेफिनेशन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल कैश पेमेंट, जिसमें एक्चुअली कैश पेमेंट होती है। अब है डिफरेंशियल कॉस्ट, जिसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी जिसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम दो अल्टरनेटिव्स कंपेयर करते हैं तो उनके कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसे डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन वन लाइन डेफिनेशन अगर हम इसको देखें तो डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। यानी टू अल्टरनेटिव्स में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंशियल कॉस्ट में ऐड होता है। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड, कंट्रोल और एनालाइज करना। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है बेटर डिसीजंस लेने में। इन वन लाइन डेफिनेशन में हम देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट। ये पिछले लेक्चर में भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राइम कॉस्ट हमारे पास वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट करती है।
प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्ट्स से होता है। कन्वर्जन कॉस्ट वो होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। इसको लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि इसमें लेबर और ओवरहेड इंक्लूड होता है। इन वन लाइन डेफिनेशन में हम इसको देखें तो कन्वर्जन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी कि रॉ मटेरियल्स को जब हम जिस रॉ मटेरियल को यूज़ करके जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है तो हम इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। अगेन कॉस्ट एक्यूमुलेशन। अब कॉस्ट एक्यूमुलेशन हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट एक्यूमुलेशन का मतलब है कॉस्ट को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना ताकि एनालिसिस किया जा सके, जैसे हम देख सकें कि कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे कॉस्ट की क्या अ, किसका कहाँ पे कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ हम कॉस्ट एक्यूमुलेशन में देखेंगे। कॉस्ट एक्यूमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कॉस्ट डाटा, यानी कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा है तो हम इस प्रोसेस में हम उसको कलेक्ट करते हैं। और कॉस्ट एक्यूमुलेशन के कुछ मेथड्स हैं, जिसमें दो मेथड्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? जब प्रोडक्शन कंटिन्यूस होती है जैसे कि फैक्ट्रीज में तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम उसमें यूज़ करते हैं। यानी जब हम यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग हम यूज़ करेंगे। इन वन लाइन डेफिनेशन में हम इसको देखें तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज फॉर मैस प्रोडक्शन थ्रू कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें कंटिन्यूस प्रोसेसेस के जरिए प्रोडक्ट्स बनती जा रही है तो उसमें हम एक्यूमुलेशन के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करेंगे। और दूसरा मेथड है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब इस मेथड में क्या होता है कि जब हर प्रोडक्ट अलग होता है जैसे कस्टम वर्क तो जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है, तो इसके लिए हम जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। जॉब ऑर्डर इज कॉस्टिंग इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल जॉब्स और प्रोजेक्ट। इसमें फैक्ट्रीज की तरह लगातार कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स नहीं बनते, जिसमें इंडिविजुअल कोई प्रोजेक्ट है, इंडिविजुअल कोई जॉब है, तो उसके लिए हम कौन सा एक्यूमुलेशन के लिए मेथड यूज़ करेंगे? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब ये चैप्टर के एंड में कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए सॉल्व किए, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं। आप काइंडली वीडियो को पॉज़ करके इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इन आंसर्स को, और लेक्चर को 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और इससे आपको आसानी होगी याद करने में। जैसे क्वेश्चन है, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इसकी एग्जांपल है डिलीवरी एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसी तरह ये आगे भी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने इजी आंसर्स आपके लिए लिखे हैं। काइंडली इसको एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन कम वक्त में अच्छी हो जाए। ये आगे कुछ एग्जाम टाइप क्वेश्चंस भी हैं, इनके भी आंसर्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा आगे, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। आगे मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज हैं, इनके आंसर से लास्ट में दिए भी गए हैं, मैंने यहाँ पे लगा भी दी, इसको भी एक बार रीड आउट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।